हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स विद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स जो डेफिनेशंस थी वो हम लोग जान चुके थे। जो एक दो फॉर्मूले यूज़ होने वो हम लोग जान गए थे। अब हम लोग की बारी थी सवालों करने की। उसके पहले एक छोटी सी डेफिनेशन और जो आपको जाननी चाहिए, रटनी नहीं है, डेफिनेशंस कोई भी नहीं रटनी है, बस सबका मतलब आपको जानना है। एक होता है डिपेंडेंट इवेंट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। दोनों का क्या मतलब है अब ज़रा समझिएगा कि हमारे पास एक डेक ऑफ कार्ड है, प्लेइंग कार्ड्स, मतलब ताश ताश की गड्डी है हमारे पास। ऐसे ये ताश की कोई गड्डी है। हमने बताया कि ताश की गड्डी में जो होते हैं टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। आउट ऑफ 52 कार्ड्स आपने एक कार्ड यहां से निकाला, वन कार्ड यहां से आपने पिक किया, ठीक है। हम आपसे बोले कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है इक्का होगा। अब इतना तो आपको पता है कि 4 इक्के होते हैं ताश के खेल में। तो आप बोलोगे यार कि इक्का होने की प्रोबेबिलिटी उसने पूछा है, ये नहीं बोला कौन सा इक्का, चाहे वो हार्ट का इक्का आ जाए, चाहे क्लब का आ जाए, चाहे स्पेड्स का आ जाए, चाहे डायमंड का आ जाए, कोई भी आ जाए। तो आप बोलोगे कि 4 तो ऐसे पत्ते हैं जो फेवर में हैं, जो अगर आ गए तो इक्का आ जाएगा, क्योंकि 4 इसमें इक्के हैं। साथ ही साथ टोटल कितने पत्ते थे, तो 52 थे। तो 4/52 इज इक्वल्स टू 1/13। इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/13 होगी। हम बोलेंगे बताओ, अब बताओ किंग आने की प्रोबेबिलिटी। अब बोलो किंग आने की प्रोबेबिलिटी, तो 4 किंग भी तो होते हैं, 4 बादशाह होते हैं जिसको हिंदी बोला जाता है। अब बोलोगे 4 फेवर में है, टोटल 52 है, तो ये भी आपका आ जाएगा 1/13। अब ज़रा एक बात आप समझिएगा कि जिस पत्ते को आपने निकाला है ना, उसको वापस नहीं रखा। ऐसा सोचिए कि जिस पत्ते को आपने निकाला उसको वापस नहीं रखा, दोबारा वही आपने डेक ऑफ कार्ड लिया। लेकिन अब की बार फर्क क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। जो कार्ड आपने निकाला था वो वापस नहीं रखा। अब की बार यहां से आपने एक कार्ड निकाला है और वापस नहीं रखा। हम आपसे बोले कि अब बताओ इसके पास टोटल कार्ड कितने बचे, टोटल कार्ड। तो आप बोलोगे टोटल कार्ड जो है वो इसके पास बचेंगे 51। टोटल कार्ड कितने बचे, 51 बचे, ठीक है। हम अब आपसे पूछें कि अब बताओ प्रोबेबिलिटी कि वो जो होगा वो इक्का होगा। एक कार्ड इसका, अब फिर से आप इससे एक कार्ड निकाल रहे हैं, अब इससे आप एक कार्ड और निकालना है। हम आपसे बोले कि अब बताओ प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड अब आप निकालना है। देखो पहले तो आपने कार्ड निकाला और उसको वैसे ही छुपा के रख दिया, उससे देखा नहीं आपने, इस बात को गौर करिएगा। उस कार्ड को आपने देखा नहीं है, ऐसे ही छुपा के रख दिया कहीं पे, और किसी को पता नहीं है कि इसमें 53 कार्ड हैं, ठीक है। हम आपसे पूछें, आपको पता है कि 53 कार्ड है, ठीक है। हम आपसे पूछें कि एक कार्ड आपने यहाँ से निकाल लिया, निकाल के उसको रखा नहीं वापस, टोटल इसके पास 51 कार्ड बचे, सॉरी 51 कार्ड 51। हम आपसे बोले कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये इक्का होगा। आप बोलोगे देखो यार 4 तो इक्के होते हैं, ये तो हमें पता है। साथ ही साथ टोटल अब कितने कार्ड हैं इसके पास, आप बोलोगे एक तो वापस किया ही नहीं ना, तो 4/51। तो अब जो होगी प्रोबेबिलिटी वो 4/51 होगी। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो दूसरी बार हमने इवेंट परफॉर्म किया उसमें एक कार्ड कम था, तो यहाँ पे जो इक्का आने की प्रोबेबिलिटी है 4/51 होगी। लेकिन जब पहली बार हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इवेंट एक कार्ड जब निकाला, तो वहाँ पे इक्का आने की जो प्रोबेबिलिटी थी 1/13 यानी 4/52 थी। तो अब देखिएगा कि जो सेकेंड इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है डिपेंड कर रही है पहले वाले इवेंट पे। अगर वो कार्ड न निकाला गया होता, आप सोचिए, अगर कार्ड न निकाला गया होता तो अब भी यहाँ पे 52 पत्ते होते, और 52 पत्ते होते तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी 4/52 निकल के आती, लेकिन आ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि एक कार्ड निकाल लिया गया, उसको वापस नहीं रखा गया। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला इवेंट हुआ है, इसमें जो भी प्रोबेबिलिटी है या आउटकम्स है वो किसी पे डिपेंड नहीं किया, वो मैथमेटिकली सिंपल कैलकुलेट हो गया। तो इस इवेंट को आप बोलेंगे ये आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। लेकिन ये जो दूसरा वाला इवेंट हुआ है ना, कि जब दूसरी दफ़ा एक कार्ड निकाला गया जबकि ऑलरेडी एक कार्ड पहले से उसमें कम था, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पहले वाले इवेंट पे डिपेंड कर गई, क्योंकि उसी की वजह से यहाँ पे 4/51 आ रहा है, क्योंकि एक कार्ड कम हो चुका है। तो ये आपकी इवेंट है, वो कहलाएगी डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक इवेंट दूसरे इवेंट से अफेक्टेड है
तो वो डिपेंडेंट होता है, अगर नहीं है तो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, बाकी हमने पहले ही बोला कि डेफिनेशन आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है, सो टॉसिंग अ कॉइन, इस टॉपिक को पढ़ना है। थ्रोइंग अ कॉइन आप कह सकते हैं, टॉसिंग अ कॉइन कह सकते हैं। दो सिक्के आपको दिख रहे हैं, एक 5 का है, एक 10 का सिक्का है। ये हेड टेल। ठीक है, अब सवाल कैसे बनते हैं, हम लोग डायरेक्ट सवालों पे आएंगे। ठीक है ना, पहले बेसिक सवाल करेंगे, आज भी हम लोग बेसिक करेंगे। जो लास्ट वीडियो होगी, 3rd वीडियो, वहां पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जो थोड़े टफर साइड के क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, अ क्वाइन इज टॉस्ड, क्वाइन इज टॉस्ड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, calculate the probability of getting, ठीक है ना, पहला है हेड, दूसरा है टेल। ठीक है ना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तीसरा है नॉट गेटिंग हेड, यानी हेड न आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, नॉट गेटिंग हेड। और जो चौथा है नॉट गेटिंग टेल, यानी कि नॉट गेटिंग टेल, यानी आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि टेल जो है वो नहीं आएगा। चलो पहले से शुरू करते हैं हम लोग। जब कॉइन को टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस आप इसका बनाइए, तो ये आपका हो गया हेड और टेल। ठीक है ना, करली ब्रैकेट यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं। दो आउटकम्स पॉसिबल है, या तो हेड आ सकते हैं या तो टेल आ सकते हैं। पहले पे आते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एक ही तो फेवर में है, तो आप बोलोगे 1/2, क्योंकि दो आउटकम्स है ना, हेड भी आ सकता था, टेल भी आ सकता था, तो 1/2 इज इक्वल्स टू, आप बोलोगे ये हो गया 0.5। ठीक है, आते हैं दूसरे पे, टेल आने की प्रोबेबिलिटी। आप बोलोगे टेल के फेवर में तो एक ही आउटकम्स है, एक ही दफा ऐसा होगा कि टेल आ सकता है, तो हो गया 1, क्योंकि एक ही फेस पे टेल है ना, ऐसा थोड़ी कि दोनों फेस पे टेल है। 1/2, तो ये भी आपका हो जाएगा 0.5। ठीक है, ये दूसरा हो गया। बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड ना आए। अब इसके दो तरीके हैं करने के। कह रहा है कि हेड ना आए मतलब टेल आ जाए, तो जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वही हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी है। आप ऐसे समझिए, आंसर ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन अगर आपको तसल्ली के लिए करना है तो आप बोलोगे यार कि एक चीज़ हमने पढ़ी है कि हेड आने की किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हम लोग 1/2 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आप बोलोगे ये हो गया 1/2 प्लस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1। सो फाइनली आपने कैलकुलेट कर लिया हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, 1/2 उधर जाएगा तो 1 - 1/2, सो 1 - 1/2, माफ करिएगा, ये 1 - 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 0.5। तो आप देखेंगे ना, टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वही हेड ना आने की है, 0.5। ऐसे हम आपसे बोलें कि टेल ना आने की आप प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप बोलोगे टेल ना आए मतलब हेड आए, तो जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है ना वही टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी होगी। या फिर आप इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें तो यू कैन कैलकुलेट, आप सिंपल कैलकुलेट करिए इसको। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, भैया हमने पढ़ा है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम 1 होता है। टेल होने की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1/2। पूछ रहा है टेल के न होने की प्रोबेबिलिटी, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1, विच इंप्लाइज टेल न होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। तो ये आपके आंसर हो गया। यहाँ पे जो इवेंट्स हैं, हेड का आना, टेल का आना, बोथ आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी आप देखोगे तो इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2 निकल के आ रही है। ठीक है, तो एक कॉइन को टॉस किया गया, सिंगल कॉइन को, तो सिंगल कॉइन पे इससे ज़्यादा क्या ही सवाल पूछेगा। ये तो पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था, जहाँ पे थियरी हम लोग पढ़ रहे थे, डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं दूसरे सवाल पे।
दूसरे सवालों में सवाल पे जैसे हमने बोला कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। फाइंड प्रोबेबिलिटी, आप प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ, अब किसकी किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो पहला प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी कि हेड आए, दूसरा नहीं सॉरी 2 कॉइन है ना, प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो दोनों हैं वो हेड आए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों सिक्कों का टेल आए, ठीक है ना। तीसरा सवाल पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि नो हेड, कोई हेड ना आए, मतलब दोनों सिक्कों में किसी में हेड ना आए। प्रोबेबिलिटी बताओ कि नो टेल, यानी दोनों सिक्कों में किसी में भी टेल ना आए। भाई दोनों को आपने उछाला, गिरेंगे, तो कह रहे गिरने के बाद प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों सिक्कों का टेल ना आए, या दोनों सिक्कों का हेड ना आए, या फिर दोनों का हेड आ जाए, या दोनों का टेल आ जाए। और क्या इसमें हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि एटलीस्ट 1 हेड आए, कम से कम एक हेड आ जाए। छठवां कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि एटलीस्ट 1 टेल आ जाए, ठीक है। सातवां आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि एट मोस्ट 1 हेड, ठीक है। आठवां कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि एट मोस्ट 1 टेल आए। तो अब देखेंगे कि हमने 7 सवाल यहां पे लिख रखे हैं और इससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा सवाल में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले 2 सिक्के हैं, ठीक है, तो हम ऐसे नाम दे देते हैं सिक्कों को। जैसे हमने कहा कि एक कॉइन नंबर 1 है, दूसरा कॉइन नंबर 2 हम कह दे रहे हैं, तो हमने बोला कि ये आपका है कॉइन 1 और ये है आपका कॉइन 2। जब सिक्के को ऐसे टॉस किया गया तो हो सकता था कि कॉइन 1 का हो सकता था कि कॉइन 1 का हेड आया और कॉइन 2 का टेल आया, हो सकता था कि कॉइन 1 का टेल आया हो, इसका हेड आया हो, या हो सकता था कि दोनों का ही हेड आ गया हो, या हो सकता था कि दोनों का ही टेल आ गया हो, इसका भी टेल आ गया और इसका भी टेल आ गया। क्या इससे बड़ा, इससे ज़्यादा और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। हम आपसे बोलेंगे फिर तो सैंपल स्पेस आप बना ही लो, तो आप बोलोगे यार सैंपल स्पेस, चलो हम लिखते हैं। तो सैंपल स्पेस में एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों का, एक का हेड दूसरे का टेल आया हो, एक का हेड दूसरे का टेल आया हो। एक पॉसिबिलिटी है एक का पहले का टेल दूसरे का हेड आया हो, पहले का टेल दूसरे का हेड। एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों का हेड आ गया हो, तो ये आपका हो गया हेड और ये हेड। एक है कि दोनों का टेल आ गया हो, तो टेल और ये हो गया टेल, ठीक है ना। ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस, ठीक है। अब सवाल में क्या कह रहा है, पहले सवाल पे आते हैं हम लोग। पहला सवाल कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों हेड हों। तो आप बोलोगे देखो यार 4 पॉसिबिलिटी है, मतलब 4 आउटकम्स पॉसिबल हैं, या तो ये आ सकता है, या तो ये, या तो ये, या तो ये। तो नीचे वाला तो पहले लिख लें हम, नीचे तो आपका 4 आएगा, क्योंकि नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं ना, ऊपर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कौन से फेवरेबल आउटकम्स? तो दोनों हेड आए, इसके फेवर में कितने आउटकम्स हैं? तो आप बोलोगे दोनों हेड आने के फेवर में तो सिर्फ एक ही आउटकम दिख रहा है, हेड और हेड। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 25%, ठीक है। हो गया आंसर। कह रहे हैं कि दोनों टेल आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप बोलोगे देखो यार 4 तो टोटल पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। साथ ही साथ दोनों टेल आए, इसके सिर्फ एक चांसेस हैं, टेल। तो आप बोलोगे ऊपर हो गया 1, तो 1/4 इक्वल्स टू, ये भी आपका हो जाएगा 25%, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि नो हेड, कोई हेड ही ना है।
तो देखो आप बोलो यार कि टोटल तो 4 हमारे पास आउटकम्स हैं, ये जो 4 आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 4 टोटल आउटकम्स हैं 4, और कह रहा है कि हेड ना आए, तो हेड किस में नहीं है, हेड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टेल ही है ना, पहले का भी टेल दूसरे का भी टेल, तो आप बोलोगे एक है जो सिर्फ फेवर में है, तो एक 1/4 ये भी आपका हो जाएगा 25%। प्रोबेबिलिटी बताओ कि नो टेल, कोई टेल ना आए, कोई टेल ना आए मतलब दोनों हेड हो, तो सिर्फ एक ही तो है जो फेवर में है, हेड और हेड। क्यों कह रहे हैं कि टेल ना आए, नो टेल, किसी एक का भी टेल ना आए, तो बोला कि किसी एक का टेल तभी नहीं आएगा जब दोनों का हेड आ जाए, और दोनों का हेड आने के लिए सिर्फ एक हमारे फेवर में है यहाँ पे, तो आप बोलोगे यहाँ भी हो जाएगा 1 डिवाइड बाई टोटल 4 आउटकम्स हैं, तो ये भी हो जाएगा आपका 25%। ठीक है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि एटलीस्ट एक हेड हो, कम से कम एक हेड हो, एक से ज़्यादा हो गया तो चलेगा लेकिन कम से कम एक हो, तो आप बोलोगे देखो यार ये अगर आ गया तब भी चलेगा क्योंकि एक हेड यहाँ भी है, एक हेड यहाँ भी है, और यहाँ तो 2 2 है, तो ये तो चलेगा ही चलेगा। कह रहा है कम से कम एक हेड आए ना, 2 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आप बोलोगे देखो यार टोटल आउटकम्स तो 4 हैं, फेवर में कितने हैं, ये वाला अगर पेयर आ गया तब भी इसमें एक हेड हमें मिल जाएगा, दूसरा आ गया तब भी एक हेड मिल जा रहा है, तीसरा आ गया तो यहाँ तो हेड है ही, दोनों हेड है, तो आप बोलोगे 3 जो है वो फेवर में है, तो 3/4, और 3/4 मतलब होता है 75%। ठीक है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी बताओ एटलीस्ट 1 टेल आए, मतलब एक छोटे कम से कम एक टेल आ जाए, एटलीस्ट एटमोस्ट, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एटलीस्ट और एटमोस्ट, एटमोस्ट अभी नीचे है, एटलीस्ट की हम बात करें, कम से कम एक टेल आने का मतलब कि 2 टेल आ जाए चलेगा लेकिन कम से कम एक आ जाए, तो आप बोलोगे देखो यहाँ भी टेल मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है टेल, और यहाँ तो दोनों टेल मिल ही रहा है, तो यहाँ भी 3 ऐसी कंडीशन है जो फेवर में है, 3 आउटकम्स, तो आप बोलोगे यहाँ भी आपका हो जाएगा 3 डिवाइड बाई ये आपका हो गया 4, तो ये भी आपका हो जाएगा 75%। ठीक है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि एट मोस्ट 1 हेड आए, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, कह रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ जाए, हेड ना आए चलेगा लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ जाए, मतलब 2 हेड नहीं आना चाहिए, तो आप बोलोगे कि ये तो नहीं चलेगा क्योंकि बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, तो इसमें तो 2 हेड है ना, ये नहीं चलेगा। ज्यादा एक हेड बोलोगे हाँ यहाँ पे एक ही हेड है ये चलेगा, यहाँ पे एक ही हेड है ये चलेगा, ज्यादा एक हेड आए या तो आए ही ना, तो बोलोगे यहाँ तो हेड आया नहीं मतलब ये भी चलेगा, ये भी फेवर में है। ठीक है ना, तो 3 है जो फेवर में है, तो आप बोलोगे ये आपका हो जाएगा 3/4, और ये भी आपका कितना हो जाएगा 75%। ठीक है ना, कह रहा है कि एटमोस्ट 1 टेल, कह रहा है ज्यादा से ज्यादा एक टेल आए, ठीक है ना, मतलब 2 टेल नहीं आ सकते, ज्यादा एक ही टेल आए, तो आप बोलोगे यहां भी एक टेल है, यहां भी एक टेल है, और कह रहा है ज्यादा एक टेल आए, मतलब 2 टेल तो भूल ही जाओ, यहां तो हेड आ गया दोनों, तो ये तो चलेगा ही चलेगा। ज्यादा से ज्यादा एक टेल आने का मतलब कि एक टेल आए, ज्यादा से ज्यादा टेल ना आए तो चलेगा, 2 टेल नहीं आने चाहिए, तो जिसमें 2 टेल है उसको गायब कर दो, बाकी ये तीनों फेवर में हो गई, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 3/4, और ये भी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 75% के। ठीक है ना, तो ये सिंगल कॉइन और डबल कॉइन के बेसिस पे हमने सवाल देखे, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। एटलीस्ट और एट मोस्ट का मतलब यही है, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड का मतलब ना कि 2 आ जाए ठीक है लेकिन कम से कम एक हो ही हो, तो यहां भी आप देखेंगे तो 3 ऐसी थी जो फेवर में थी, और जब बोले कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो ये आ जाए ठीक है, ये आ जाए ठीक है, लेकिन ये नहीं आना चाहिए, बोला है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड, 2 हेड नहीं आना चाहिए, ये टेल आ जाए ठीक है, ये भी चलेगा। देखो यहाँ पे एक डाउट ये होता है ना बच्चों को थोड़ा सा, कि ज़्यादा से ज़्यादा वाले केसेस में वो ये मानते हैं कि यही सिर्फ 2 हैं जो फेवर में है, तो आप ऐसे सोचो कि हम कहें कि यार ज़्यादा से ज़्यादा हम 50 रुपये देंगे किसी को, किसी सामान के लिए आप गए बार्गेन करने, आप बोलो कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये देंगे, यानी कि आपने मैक्सिमम लिमिट वहाँ पे तय कर दी, जहाँ पे मैक्सिमम आपने फिक्स कर दिया वहाँ पे मिनिमम की कोई लिमिट नहीं, इसका मतलब कि आप वो फ्री में देगा तो आप तो ले ही लोगे ना, तो यहाँ पे बोला है ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड आए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आए, नहीं तो आए ही ना, तो नहीं तो आए ही ना मतलब ये दोनों हेड नहीं आने चाहिए। ठीक है ना,
बाकी डाइस की हम बात करें तो डाइस में आप ज़रा ध्यान से समझिएगा कि 6 फेस होते हैं टोटल फेसेस होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। और हर एक फेस की अगर आप कहानी देखो तो ये एक फेस हो गया, ऐसे ही ये एक फेस हो गया, सारे फेसेस हम दिखा दे रहे हैं, ये एक फेस हो गया, ये और एक ये फेस, ये 6 फेस हैं आपके सामने, ठीक है। और इसमें होगा क्या कि जैसे इस पे 1 है, 1 डॉट है, इस पे आपका 2 डॉट होगा, इस पे आपका 3 डॉट हो गया, इस पे आपका हो गया 4 डॉट, इस पे आपका हो गया 5, इस पे आपका हो गया 6, 1 2 3, और ये हो गया 4 5 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। भाई 6 फेस पे ऐसे मार्किंग होगी ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे मार्किंग है। एक सवाल में एक शब्द बार बार लिखिएगा, अनबायस्ड। डाइस। अनबायस्ड का मतलब होता है कि ऐसा डाइस जिसके अंदर कोई छेड़खानी ना की गई हो, यानी उसमें हर एक फेस के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी, यानी 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की भी 1/6। ये वो वाला डाइस नहीं जो महाभारत में शकुनी ने यूज़ किया था, भाई वो बायस था, वो अपने हिसाब से वहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर पा रहे थे। उनको ज़रूरी थी 4 लाना, 4 लाते थे, ज़रूरत थी 6 लाना, वो 6 ला देते थे। वो बायस था, वो छेड़छाड़ किया हुआ था। लेकिन अनबायस्ड डाइस के सारे कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो टोटल फेसेस 6 हो गए, ठीक है। हर एक नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 होगी, क्योंकि एक ही फेस ऐसा है जो उनके फेवर में है। हम आपसे बोले कि अच्छा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो आप बोलोगे यार कि 1 सिर्फ एक ही फेस पे है ना, टोटल कितना है 6, तो ये हो जाएगा 1/6। हम बोले बताओ प्रोबेबिलिटी 2 की, आप बोलोगे 2 जो है वो एक ही फेस पे है, तो 1 यहाँ भी, और टोटल कितने फेस हैं 6। भाई कोई भी आ सकता था इसमें से। ऐसी प्रोबेबिलिटी 3 की, ये भी आपकी 1/6। ऐसी प्रोबेबिलिटी 4 की, ये भी आपकी हो जाएगी 1/6। ऐसी प्रोबेबिलिटी 5 की, ये भी आपकी हो जाएगी 1/6। ऐसी प्रोबेबिलिटी 6 की, ये भी आपकी हो जाएगी 1/6 के बराबर, ठीक है। ये हो गया। इसीलिए तो इसको इक्वली लाइकली बोला जाता था कि हर एक इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होगी, और सेम है भी। अब देखो 1 की, 2 की, 3 की, सबकी प्रोबेबिलिटी कितना है 1/6 के बराबर। दूसरी चीज, इसमें इवन नंबर बताओ, इवन नंबर कौन कौन है। अब बोलो इवन नंबर की बात करें, 2 4 6, ये जो है वो इवन है, ओके। हम बोले अच्छा बताओ ऑड नंबर, अब बोलोगे जो इवन नहीं है वो ऑड होंगे, तो ये 1 3 5, ये जो है क्या है ऑड है, ठीक है। हम आपसे बोले कि अच्छा बताओ प्राइम नंबर। अब बोलोगे प्राइम नंबर की अगर बात करें तो प्राइम नंबर आपका हो जाएगा, ये 2 हो गया, 3 हो गया, और ये आपका हो गया 5। ये प्राइम नंबर कैटेगरी में आ गया, ठीक है ना। ये सारे नंबर्स हैं यहाँ पे। प्राइम नंबर्स का फिलहाल अभी के लिए रहने देते हैं, क्योंकि अभी इवन और ऑड को पहले हम समझते हैं, ठीक है। तो एक डाई को थ्रो किया गया रैंडमली, और आपसे कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर होगा वो इवन होगा, क्या होगा इवन। अब लोगों को देखो टोटल हमारे पास चांसेस कितने हैं। अगर हम सैंपल स्पेस बनाएं एक डाइस को थ्रो करने के बाद का, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है ना। तो टोटल सैंपल स्पेस में 6 आउटकम्स हैं। टोटल कितने आउटकम्स हैं, तो 6 आउटकम्स हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे नीचे तो हम लिखेंगे 6, क्योंकि 6 आउटकम्स हैं टोटल। कह रहे हैं कि इवन हो, तो आप बोलोगे यार कि इवन के फेवर में 3 आउटकम्स हैं, 1 2 3, 2 आ जाए तब भी इवन हो गया, 4 आ गया तब भी इवन हो गया, 6 आ गया तब भी इवन हो गया। तो आप बोलोगे 3 जो है वो फेवर में है, तो 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 50%, ठीक है। ऐसे हम बोलें कि प्रोबेबिलिटी बताओ जी ऑड नंबर की,
आप बोलोगे यार देखो टोटल आउटकम्स तो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता था, तो नीचे तो आपका हो गया 6। अब हम देखते हैं कि ऑड के फेवर में कितने आउटकम्स हैं। तो ऑड के फेवर में 1 2 3 आउटकम्स हैं। 1 आ जाए तब भी ऑड आ गया, 3 आ गया तब भी ऑड, 5 आ गया तब भी ऑड। तो आप बोलोगे ये आपका हो गया 3 जो फेवर में है, 3/6 इक्वल्स टू ये भी आपका हो गया 50%। तो मान लो MCQ आया कि एक डाई को थ्रो किया गया, तो इवन आना और ऑड आना, ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये इक्वली लाइकली हैं या नहीं है। तो आप बोलोगे इक्वली लाइकली है, क्योंकि इवन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 यानी 50% है, ऑड के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 यानी 50% है। दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर आए वो आपका आ जाए मल्टीपल ऑफ 2, वो 2 का मल्टीपल हो। ठीक है ना। अब आप देखो 2 के मल्टीपल कौन कौन है। तो पहले 2 के मल्टीपल का आप एक यहां पे सेट बना लो, मल्टीपल ऑफ 2। 2 के मल्टीपल कौन कौन है। तो आप बोलोगे 2 अपने आप में खुद एक 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है ना। 4 भी जो है 2 का मल्टीपल है, साथ ही साथ 6 भी जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो फेवर में कितने हो गए, 1 2 3, 3 जो है फेवर में हो गए। डिवाइड बाई भाई टोटल सैंपल स्पेस थोड़ी बदलने वाला है, टोटल 6 आउटकम्स है ना, पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हो जाएगा 6, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 50% यानी 1/2 के बराबर। ठीक है। ऐसे में बताएं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि मल्टीपल ऑफ 3 आए, जो भी नंबर है। तो आप बोलोगे यार मल्टीपल ऑफ 3 के लिए पहले बना लो, तो 3 और 6 ये 2 नंबर आएंगे तभी माना जाएगा कि मल्टीपल ऑफ 3 आया है। 3 का मल्टीपल है, 3 × 1 3, और 6 भी आपका जो है 3 का मल्टीपल है। तो आप बोलोगे 3 के मल्टीपल के लिए अगर प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कि जो आपका मल्टीपल आए, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो आप बोलोगे फेवर में कितना है। 3 आ गया तब भी बोलेंगे कि 3 का मल्टीपल आ गया, डाई को फेंकने के बाद अगर 6 आ गया तब भी बोलेंगे 3 का मल्टीपल है। यानी 2 आउटकम्स ऐसे हैं हमारे पास, 1 और 1 2, जो कि फेवर में, और टोटल 6 नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2/6 यानी ये आपका हो जाएगा 1/3 यानी 33.33%। तो इस टाइप के सवाल देखो, अभी हम रैंडम सवाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जो सवाल है वो किसी बुक से या फिर कहीं से लेके चल रहे हैं। बस जो सवाल पूछे जा सकते हैं ना, वो सवाल हम यहाँ पे देख रहे हैं। किताबी सवाल जो है हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है। तो डाई के ऊपर इस टाइप से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए। ठीक है। दूसरी चीज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉल्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉल्स। एक बॉल्स के ऊपर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। सवाल में क्या बोलेगा कि एक आपके सामने बैग है, ऐसे दे दिया कोई रैंडम जो है ये बैग है। ठीक है। और इस बैग में है क्या, बोलेगा कि 3 इसमें रेड बॉल है, 4 जो है येलो बॉल है, 6 जो है वो आपकी ऑरेंज बॉल है, और 2 जो है वो ग्रीन बॉल है। बैग के अंदर बॉल भरी हुई है। ठीक है। बाहर से दिख नहीं रहा। रैंडमली किसी ने हाथ डाला और ऐसे एक बॉल यहां से पिक किया, एक बॉल यहां से पिक कर लिया गया। अब आपसे पूछेगा क्या प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल होगी वो रेड कलर की होगी, प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल होगी वो ग्रीन कलर की होगी, प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल होगी वो येलो कलर की होगी, प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल होगी वो आपकी आई थिंक ऑरेंज कलर की होगी। ठीक है ना। ये सारी प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है। अब जरा ध्यान दीजिए आप, भाई हाथ डाल रहा है तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बैग के अंदर। तो आप देखिए 6 4 10 3 13 2 15, टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स ये आपकी हो गई 15 टोटल बॉल्स हैं बैग के अंदर। अब उसने हाथ डाला तो उसके हाथ में इन 15 बॉल्स में से कोई भी बॉल्स लग सकती है, सारी सिमिलर बॉल्स हैं। ये भी हम यहाँ पे लिखते रहे कि सारी की सारी सिमिलर बॉल्स है, यानी ऐसा नहीं है कि आप बॉल्स को टच करके आप उसके कलर का अंदाजा लगा लो, नहीं, सब एक जैसी फीलिंग के साथ है, टच कर रहे हैं आप।
तो जैसे ही हाथ डाल के बॉल निकाला जाएगा तो इस 15 बॉल्स में से किसी की भी चांसेस थे हाथ में आने के, कौन सा आएगा नहीं पता है, ठीक है ना। यानी टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स है वो 15 है कि भैया 15 में से कोई भी आ सकता था। तो आप बोलोगे यार कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है हर केस में वो होंगे हमारे 15, हर केस में हमारे 15 होंगे, ठीक है ना, 15 होंगे। अब रेड बॉल के फेवर में क्या है, आप बोलोगे यार कि 3 जो है बॉल वो रेड है, 3 बॉल हमारे पास ऐसी हैं जो है रेड कलर की। अब देखिए 3 रेड कलर की बॉल्स हैं आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाथ में इन तीनों में से कोई लग जाता तो रेड बॉल हो जाती। मतलब 3 के फेवर में जो आउटकम्स है वो कितने, रेड के फेवर में जो आउटकम्स है वो कितने हैं, 3 है। तो आप बोलोगे यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 3/15 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/5 हो जाएगा। अगला सवाल, प्रोबेबिलिटी बताओ ग्रीन कलर का होगा। अब बोलोगे मान लो कि एक बॉल निकाला गया उसमें से और वो ग्रीन कलर का हो, इसके क्या चांसेस है। आप बोलोगे टोटल तो बॉल 15 थे, तो सैंपल स्पेस आपका 15 हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। वो ग्रीन कलर का होगा, उसके फेवर में कितनी बॉल्स हैं, ये 2 बॉल्स हैं जो ग्रीन कलर की हैं। तो आप बोलोगे ये आपका हो जाएगा ऊपर फेवर में 2, यानी फेवरेबल आउटकम्स ग्रीन के लिए 2 हो गई, 2/15, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। हम बोले प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो येलो कलर का होगा, किस कलर का होगा, येलो कलर का। अब आप बोलोगे यार कि टोटल तो 15 बॉल्स थी ना, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 15 हो गए, वो तो हर केस में होंगे। साथ ही साथ 4 ऐसी बॉल्स हैं जो फेवर में है, जो कि येलो के लिए फेवरेबल है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4, तो ये आपका हो जाएगा 4/15। ऐसे हमने पूछा कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल होगी वो ऑरेंज कलर की होगी, तो ऑरेंज के फेवर में कितने हैं, 6 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 6/15। तो सारे के सारे आंसर यहाँ पे निकल चुके हैं, ठीक है ना। तो बॉल्स को लेके ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात का और ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़ा सा बदलेंगे आगे चल के। जैसे हम क्या करेंगे कि बोलेंगे कि यहाँ से एक बॉल निकाली गई, उसको दोबारा वापस नहीं रखी गई, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदलनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे क्या है ना कि एक बॉल निकाला गया और उसी बॉल को निकाल के पूछ रहा है कि सारे सवाल एक ही बार में पूछ लिए गए। यानी एक बॉल निकाला गया तो बोल रहा है कि बताओ कि वो रेड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ग्रीन होगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, येलो होगा इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ऑरेंज होगा इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। हम बताएंगे यार कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो बॉल होगा ना वो पिंक कलर का होगा। किस कलर का होगा, पिंक कलर का होगा। आप बोलोगे यार कि टोटल 15 बॉल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 15 ही होंगे, 15 में से कोई भी हाथ लग सकती है। वो बॉल पिंक निकले, इसके फेवर में कितनी बॉल्स हैं हमारे पास। आप बोलोगे यार कि बैग में कोई पिंक बॉल है ही नहीं, इसका मतलब 0, तो 0/15 इक्वल टू 0, तो ये तो आपका इवेंट होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना ये। तो प्रोबेबिलिटीज कितनी निकल के आ गई, 0, क्योंकि इवेंट होना ही नहीं है, क्योंकि उसमें पिंक बॉल है ही नहीं, तो पिंक बॉल के चांसेस होंगे क्या, कुछ नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के सवाल आपके बॉल्स के बेसिस पे आते हैं। डाइस के बेसिस पे हमने कुछ सवाल देखिए ऐसे, ठीक है। तो सिंगल डाई का हमने देखा है कि एक डाई को थ्रो किया गया, तो इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। बाकी डबल डाइस का भी हम देखेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग टफनेस लेवल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। चलो अगला सवाल हम आते हैं। अगले सवाल में क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि इन अ क्लास 60% students are passed। कोई एक क्लासरूम है जिसमें रिजल्ट जब आया तो पता चला कि 60% जो बच्चे हैं वो पास हैं, ठीक है। अब कितने बच्चे हैं उसके बारे में हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे थे, जैसे मान लो कि एक राजू था, एक पप्पू था, बहुत सारे थे, एक श्याम था, ऐसे कुछ करके बच्चे थे, बहुत सारे थे। अब आपसे सवाल इतना सा पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो राजू जो होगा वो राजू के पास होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या बताओ, राजू के पास होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो श्याम होगा वो पास होगा। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो पप्पू होगा वो पास होगा। इसके क्या चांसेस हैं भाई। नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट लिखा, सिर्फ इतना लिखा था कि भैया इस क्लास में 60% बच्चे जो हैं पास हैं, लेकिन ये नहीं लिखा पास है कौन कौन।
अब सबके दिमाग में डिस्टर्बेंस हो गया यार कि पता नहीं हम फेल हैं कि पास हैं, तो सब तो अपना चांसेस निकालेंगे ना यार कि हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी है पास होने की, इसकी कितनी है, इसकी कितनी, इसकी कितनी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता है हमें। चलो हमने मान लिया ना कि टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो जो है वो 100 है। 100 हमने मान लिया, क्या ही फर्क पड़ता है। लेट ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हमने मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, 60% बच्चे पास है ना, मतलब 60 बच्चे जो हैं पास हैं। भाई 100 का 60% कितना होगा, 60 ही होगा ना। तो आप बोलोगे यार कि ये पहला किसी का रैंक रहा होगा, किसी का दूसरा, ऐसे किसी का 60वां रैंक रहा होगा। तो ये जो 60 बच्चे हैं ये कौन सी कैटेगरी में है, आप बोलोगे ये तो पास की कैटेगरी में है। भाई 100 बच्चे हैं, बोला कि 60% बच्चे पास हैं, तो 100 का 60% हुआ 60, यानी रैंक 1 से लेकर रैंक 60वें तक बच्चे जो हैं वो पास हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 61 से लेकर ये 100 तक के बच्चे हैं, ये जो हैं वो फेल की कैटेगरी में है। अब ज़रा समझिए, मान लेते हैं कोई इसी में लड़की थी पिंकी, उसका भी निकाल लेते हैं भाई, कि सबके पास होने का परसेंटेज प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पास लिख दूं, क्या ही फर्क पड़ता है, गेटिंग पास, यानी पास होने की प्रोबेबिलिटी पे हम काम कर रहे हैं। चलो आते हैं राजू पे। राजू पास होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। आप बोलोगे यार कि देखो राजू पहले नंबर पे आ गया तो टॉप कर गया, वो दूसरे पे आएगा तब भी पास ही माना जाएगा। मतलब पहले से लेकर 60वें नंबर तक वो कहीं भी अगर उसकी रैंक आ गई मतलब माना जाएगा पास, क्योंकि 1 से लेकर 60 तक के बच्चे सारे जो हैं वो पास हैं। तो आप बोलोगे कि देखो यार 60 ऐसी पोजीशंस हैं जहां पे अगर राजू आ गया, राजू की रैंकिंग अगर 1 से लेकर 60 तक के बीच में कुछ भी आ गई तो पास माना जाएगा। तो 60 तो हैं जो फेवर में है पास कराने के लिए। टोटल कितने हैं पोजीशन, तो आप बोलोगे 100, तो ये हो जाएगा 60/100, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। यानी राजू के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6 है। ऐसे ही श्याम, आप बोलोगे श्याम के साथ भी वही चीज़ है, अगर वो भी 1 से लेकर 60 तक कोई भी रैंक पे आ गया ना तो पास माना जाएगा। मतलब 60 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे वो पास माना जाएगा। तो 60 टोटल कितने हैं, 100, तो 60/100, तो ये आपका हो जाएगा 0.6। तो सबका आपका 0.6 ही होगा पास होने के परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो 0.6। पिंकी का भी कितना हो जाएगा, 60/100, तो ये भी हो जाएगा 0.6। ठीक है, मान लेते हैं कोई जॉन नाम का लड़का था, हम आपसे बोले कि जॉन के अब बताओ फेल होने की प्रोबेबिलिटी ये बताना है। तो इसको हम कैसे लिखें, चलो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं, आप लोग मतलब बस समझिए। प्रोबेबिलिटी किसका फेल होने की, किसकी, जॉन की। कोई जॉन नाम का लड़का है वो फेल होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है। सिर्फ जॉन की बात नहीं हो रही, किसी की भी आप बात कर लो कि राजू के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो वो तो आसानी से निकल जाएगा कि भैया पास होने की प्रोबेबिलिटी प्लस पास न होने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1, तो पास न होने की प्रोबेबिलिटी वहां से निकाल लेंगे। ठीक है ना, लेकिन ऐसे ही रैंडमली हमने ले लिया कि कोई जॉन नाम का लड़का है, उसके फेल होने की अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप बोलोगे यार कि देखो 1 से लेकर 60वें नंबर तक आ गया तब तो पास माना जाएगा वो, लेकिन बात कह रहा है फेल की। तो अगर 61 से लेकर, अगर जॉन 61 से लेकर 100वें नंबर तक है, जैसे मान लो कि जॉन की रैंक आ गई 61वां, तब भी फेल माना जाएगा, 62वां तब भी फेल, 100वां तब भी फेल। यानी कि 40 रैंक ऐसी है टोटल 61 से लेकर 100 तक जहां पे अगर जॉन है तो फेल माना जाएगा। डिवाइडेड बाई टोटल कितना है यहां से लेकर यहां तक, भैया 100 पोजीशन थी ना, और 40 पोजीशन ऐसी है जिस पे अगर जॉन रहता है तो फेल माना जाएगा। तो फेल होने के फेवर में 40 पोजीशंस हैं, आउटकम्स टोटल 100 है, तो ये आपका हो जाएगा 0.4 और ये आपका हो जाएगा आंसर। हम आपसे बोले कैसे बताओ जॉन के पास होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप बोलोगे देखो जॉन के फेल होने की प्रोबेबिलिटी प्लस जॉन के फेल ना होने की प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होगा, 1। तो हमने लिखा प्रोबेबिलिटी फेल होने की प्लस प्रोबेबिलिटी फेल ना होने की बराबर 1। तो हमें क्या निकालना है, पास होने की प्रोबेबिलिटी ना, पास होना मतलब फेल ना होना। आप ऐसा समझिए, इसका मतलब जॉन के फेल ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, या फिर इसी को कह सकते हो कि पास होने की प्रोबेबिलिटी,
क्या हो जाएगा, 1 माइनस जॉन के फेल होने की प्रोबेबिलिटी। हम निकाल क्या रहे हैं कि जॉन के फेल ना होने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1 माइनस जॉन के फेल होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो 0.4 बराबर ये आपका आ जाएगा 0.6। यानी फेल न होने की प्रोबेबिलिटी आ गई, आप ऐसे लिखिए कि फेल न होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.6, यानी कि पास होने की प्रोबेबिलिटी निकली है। ये क्या निकली है, पास होने की प्रोबेबिलिटी। और वैसे भी जॉन के अगर पास होने की प्रोबेबिलिटी हम निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन किस चीज़ की, पास होने की, तो आप बोलोगे यार कि 1 से लेकर 60वें रैंक तक अगर जॉन आ जाता तो पास माना जाता। मतलब 60 पोजीशन ऐसी है जहाँ पे जॉन पास हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल पोजीशन कितनी है 100। तो ये आपका यहाँ से भी आप करोगे तो 0.6 ही आएगा, यहाँ से भी वही आएगा, और यहाँ से भी जो होगा आपका वही आएगा। तो ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1, ये बड़ा काम का होता है। इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जैसे अभी पिछले वाले केस में हमने देखा डाइस के केस में कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि इवन नंबर आएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे। ऑड का अगर आपको पता है ना तो इवन का आप निकाल लोगे। तो अभी हम लोग बस धीरे धीरे करके अपना गियर बढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी धीरे धीरे करके 2 लेक्चर के आसपास तक में हम इसको निपटाएंगे। थैंक यू और गुड टाइम।